वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 बदलती दिलचस्पी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाठ प्रवेश में क्या लिखा हुआ है। पाठ में डायरी के कुछ पन्नों में अपनी दैनंदिनी के रूप में लेखक ने साल 1978 से 2011 के अपने जीवन की यायावरी को बहुत ही खूबसूरती से उतारा है, जो देश और काल की यात्रा के साथ किसी भी युवा मन की यायावरी का एक रूप है। 19 अगस्त 1978 एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। लगता है प्रोफेसर निकोलस की समझ में आ गया है कि मैं रिसर्च का काम आगे और नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तय कर लिया है कि जितना किया उतना बस हुआ। रसायनों का स्वभाव मेरी समझ से परे है। नीला और लाल रंग मिलाने से पहले ही समझ में आ जाता है कि जामुनी बनेगा या पीला, और नीला मिलाने से हरा बनेगा। दो पारदर्शी रसायन मिलाने से क्या बनेगा, कोई कैसे बताए। उनकी बोतलों पर नाम की चिप्पी लगी है तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो टेस्ट ट्यूब को हिलाते हुए। 21 अगस्त 1978 एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। आज प्रोफेसर से बात हुई। ये ऑस्ट्रेलियाई लोग भी हमारे बारे में क्या क्या सोच लेते हैं, जैसे हम हिंदुस्तानियों के मन में इस तरह की बातें होती हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है वगैरह। उन्होंने डॉक्टर हेडल के साथ मेरी मुलाकात का वक्त ले लिया। डॉक्टर हेडल निकोलस के दोस्त हैं और विश्वविद्यालय के साइकिएट्रिस्ट यानी बिगड़े दिमाग का इलाज करने वाले। 29 अगस्त 1978 एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। हफ्ते भर में मैं इसी सोच में था कि मनोचिकित्सक दिमाग का इलाज किस तरह करते हैं। इस बीच मुझे यह जरूर समझ में आ गया कि मुझे रंगों का आपसी मेलजोल क्यों समझ में आ जाता है। यह समझ मैंने जीन्स में पाई होगी, क्योंकि मेरे पिता चित्रकार हैं। रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले के बेटे को शायद रसायनों का बर्ताव आसानी से समझ में आ जाता होगा। बहरहाल क्लिनिक के नाम पर डॉक्टर हेजल के दफ्तर में 2 गद्दीदार कुर्सियां भर थी, जिन पर बैठकर हम दोनों एक आध घंटा गपशप करते रहे। इसी बीच एक बार हमने कॉफ़ी भी पी। अभी शाम को उन्होंने प्रोफेसर को फ़ोन पर मेरी बीमारी बताई। वोकेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस है, यानी मेरे दिमाग में साफ नहीं है कि मुझे क्या काम है। मेरे 26 वर्षों के संस्कारों को परदेसी डॉक्टर ने घंटों भर में समझ लिया। अद्भुत है। 10 जून 1980 उत्तराखंड। पिछले 3 दिनों से हम गढ़वाल की इन पहाड़ियों पर पेड़ लगा रहे हैं। जोशी मठ के पास अलकनंदा नदी के पार 6000 फीट की ऊंचाई पर यह चंडी प्रसाद भट्ट जी का गांव है। यहीं पर चिपको आंदोलन चला था। यह बड़ी कठिन जिंदगी है। यहाँ के रहने वालों की, गांव की महिलाएं सुबह से शाम तक जंगलों में भटक कर सूखी लकड़ियाँ और तरह तरह की पत्तियाँ इकट्ठी करती हैं। गाय ढोर और इंसान दोनों का भोजन ये ही पत्तियाँ हैं। 3 दिनों से हम भी भारत के साथ जंगली पत्तियाँ उबाल कर खा रहे हैं। पर्यावरण जो बड़े शहरों में गोष्ठियों का विषय है, इन लोगों के लिए जीवित रहने का साधन है। शायद मुझे पर्यावरण कार्यकर्ता बनना चाहिए। 20 जनवरी 1981 इंदौर। लगता है अनुपम मुझे चित्रकार बनाकर छोड़ेगा। पहले मेरा बनाया एक चित्र गांधी मार्ग के कवर पर छाप दिया। अब एक चित्र बनवा लिया जो होशंगाबाद के मिट्टी बचाओ अभियान की पुस्तिका का कवर बनेगा। वैसे चित्र बनाने का काम भी बुरा नहीं है। 20 मई 1981 लाल कोठी भरतपुर। बस मैं रात भर जागती हुई आज यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पक्षियों को देखने का शौक एक दिन मुझे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में नौकरी दिलवा देगा। समझ में नहीं आता कि सालिम अली साहब ने मेरे बनाए हुए पक्षियों के चित्र देखकर मुझे काम दिया या मेरी साइंस की डिग्री देखकर। 10 मार्च 1984 इंदौर। अपने आप को नदी के बहाव में छोड़ दो, फिर देखो वह तुमको कहाँ कहाँ ले जाता है। कहाँ तो मैं विलायत में रिसर्च कर रहा था और कहाँ अखबारों की सजावट कर रहा हूँ। आज प्रभास जोशी आए थे। उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर को मेरी सजावट को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब दबाव है कि मैं यही काम करूं। आप कोई काम अच्छा कर लेते हैं, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आपको पसंद भी हो।
अच्छे अंक लाने के कारण ही 10 वर्ष पहले मैं जीव रसायन शास्त्र के चक्कर में फंसा था। 1 जुलाई 2008 गौरैया। मेरे बगीचे के सारे पेड़ खास हैं। 4 पेड़ खास हैं। अमरूद के नीचे माँ की अस्थियां हैं। शहतूत पिताजी का है। गुड़हल की जड़ों में काकुल मेरी अलेशियन बिटिया सो रही हैं। चौथा पीपल मेरा है। ऐसे ही उगाया और मैंने उसे रहने दिया। वह किशोर हो गया है और मुझे अपने बेटे की तरह लगता है। पास ही गड्ढे में उतरा हुआ नल है। जब मैं पानी से भरी बाल्टी झुकाकर उठाता हूँ तो मेरा दूसरा हाथ पीपल का सहारा लेता है। बगीचे का नीम सबसे ज़्यादा उम्र दराज है। इसने 1857 की बगावत में यहाँ से भागते फिरंगियों को देखा होगा। तब शायद मैं उससे उन दिनों की बातें कर सकूँगा। घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं अपना दुख किसे बताऊँ। नीम से लिपट कर मुझे बड़ी शांति मिलती है। 25 मई 2010 इंदौर। मैं दोपहर में चिड़िया के घोंसले का एक जीवंत चित्र बनाना चाह रहा था। है तो वह तिनकों का एक पुलिंदा, मगर मुझसे वैसा बन नहीं पा रहा था जितना सुंदर एक पंछी बना लेता है। बाहर हल्की बरसात हो रही थी। छोटे से पीपल के निचली टहनी पर बुलबुल का एक घोंसला है। उसमें छोटे बच्चे भी हैं। उनकी ओर एकटक देखते देखते मैं खिड़की में से निकालकर उस टहनी पर पहुंच गया। मुझे अपने पास पाकर भी बुलबुल डरी नहीं। उसका घोंसला सुघड़ और मजबूत तो था ही, सूखा और नरम भी था। तिनका रखकर उसने इतना अच्छा घोंसला कैसे बुन लिया। मुझे निको टिवर्जन की पुस्तक विंडो इन ए नेस्ट एक घोंसले की खिड़की याद हो आई। उसमें एक चिड़िया तिनके के ढेर से प्याले नुमा घोंसले में बदल देती हैं। मैं वैसे कभी नहीं कर पाऊंगा। घोंसले की नकल करने के लिए प्रकृति ने मुझे आँखों और उंगलियों के बीच का तालमेल दिया है, मगर असली कामकाजी घोंसला बनाने का हुनर पक्षियों को ही दिया है। ये हस्तशिल्पी हैं। 26 सितंबर 2011 गौरैया कुंज इंदौर। शहतूत के पेड़ के नीचे झिलमिल धूप में बैठकर ऊँघाना मुझे पसंद है। मैं सोच रहा हूँ कि सावंतवाड़ी का वह किसान भी खूब है। उसने बैगन का एक पेड़ उगाया है जो 2 मंजिले मकान से भी ऊंचा है। इस पेड़ से उसने 850 बैगन प्राप्त किए। यदि उसके बच्चे से पूछे कि बैगन कहाँ लगते हैं तो तब वे यही बताएंगे कि पेड़ पर। इस पर उनकी शिक्षिका उन्हें जरूर डांटेगी। बच्चे यदि दब्बू न हुए और शिक्षिका को घर लाकर बैगन का पेड़ दिखा दिया तो आगे शिक्षिका कक्षा में क्या सिखाएगी, सही या गलत। मैंने भी खेती किसानी पढ़ी है। मुझे भी ऐसे ही चने का पेड़ उगाना चाहिए जो साल भर हरे चने देता रहे। मान लो किसी दिन मैं चने तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा हूँ। उसी समय मेरी बिटिया के स्कूल से उसकी शिक्षिका का फ़ोन आ जाए, तब मेरी पत्नी उन्हें क्या सच बता पाएगी कि पापा चने के झाड़ पर चढ़े हैं। क्या अजब विचार है मेरे। शायद इस शहतूत के कारण जिसमें पिताजी का अंश है। बचपन से ही पिताजी मेरी विशीर पैर की कल्पनाओं को पंख लगा दिया करते थे। परदेश से लिखी मेरी चिट्ठियों को सिलसिलेवार जोड़कर उन्होंने ही तो मेरा पहला लेख बनाया था। कहीं मुझे लेखक तो नहीं बनना था। पिताजी चित्रकार थे, मगर उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि बेटा चित्रकारी ही करो। मैं जो भी करता रहा, कभी रिसर्च तो कभी मजदूरी, कभी पर्यावरण कार्यकर्ता, पक्षी विज्ञानी, चित्रकारी, पत्रकारिता, अध्यापन वे दिलचस्पी से देखते रहते। अब ये सारी बातें यदि दिमाग के उस डॉक्टर को पता चलती तो वो क्या कहता। कुछ भी कहे, मैं उसकी तरह एक ही काम में क्यों बंधा रहूं। सच कहूं तो अब मैं नीम की पत्तियों के साथ गोबर की खाद बनाना और जैविक खेती करके देखना चाहता हूं। धन्यवाद।